हेलो, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम देख रहे हैं कि जो विश्व है वह बहुत तेज़ी से बदल रहा है। उसमें बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हो रहे हैं जो कि कह सकते हैं कि ये ऐसे परिवर्तन पहली बार हुए हैं। 20वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो इसमें 3 परिवर्तन ऐसे हुए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील बना दिया और उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए। पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार और 1991 का सोवियत रूस का विघटन। इन तीनों घटनाओं ने विश्व में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो 10-15 वर्षों में या कह सकते हैं कि पिछले 20 सालों में भूमंडलीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन, संचार क्रांति और आतंकवाद की बढ़ती हुई घटनाओं ने विश्व परिदृश्य को ही चेंज कर दिया, बदल दिया। जो नेशनल सॉवरेनिटी है वो एक तरह से सीमा विहीन होने लगी है। विभिन्न देशों की सीमाओं का भौगोलिक महत्व रह गया है। ऐसा लगता है मानो आज हम भूमंडलीय गांव में रह रहे हैं। विश्व व्यवस्था के जो डिटर्मिनेट कॉजेज थे उनमें सैनिक कॉजेज की बजाय बाजार व्यवस्था और आर्थिक कारण महत्वपूर्ण हो गए हैं। आज अगर हम देखें तो संपूर्ण मानवता आतंकवाद से ग्रस्त है। गृह युद्ध में कई देश झुलस रहे हैं। नस्ली, मजहबी और सांस्कृतिक वर्चस्ववादी आतंकवाद बढ़ गया है। और रिसेंटली अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो वहाँ की जो एट प्रेजेंट कंडीशन है वो किसी से छिपी नहीं है। कट्टरपंथी जो तालिबान है उसकी जो कहना चाहिए कि अत्याचार है वो चरम सीमा पर है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें बदलते विश्व परिदृश्य में कौन कौन सी इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, तो इसकी सबसे जो बड़ी व्यवस्था है या विशेषता है वो है नई विश्व व्यवस्था, जिसके अंतर्गत न केवल आर्थिक, राजनीतिक ये इनमें परिवर्तन हुआ है वरन साथ ही साथ सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बात करते हैं हम भूमंडलीकरण की, ग्लोबलाइजेशन। अगर भूमंडलीकरण को हम कुछ शब्दों में स्पष्ट करें तो इसका अर्थ है कि अब राष्ट्रों के बीच जो भौगोलिक दूरी है, जो उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं वो बेमानी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि दुनिया काफ़ी छोटी हो चुकी है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व बाजारों के मध्य एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र पर पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है और व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबंधित नहीं होकर विश्व व्यापार में निहित तुलनात्मक लागत लाभ दशाओं का विदोहन करने की दिशा में अग्रसर होता है। अर्थात जैसे पहले आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाते थे वो प्रतिबंध अब नहीं के बराबर या कम से कम लगाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो दुनिया बहुत ज़्यादा छोटी हो गई हो। और जो देश भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को नहीं अपना रहा है वह देश अपना खुद का ही नुकसान कर रहा है, अपने राष्ट्रीय हितों की अवहेलना कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन मस्ट बी कंपल्सरी एट द प्रेजेंट टाइम। भूमंडलीकरण के कारण एक देश की सीमा से बाहर अन्य देशों में वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय निगमों या एमसीएन या बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ देश के उद्योगों की संबद्धता भूमंडलीकरण है। यह राजनीतिक सीमाओं के आर पार आर्थिक लेन देन की प्रक्रियाओं और उनके जो प्रबंधन है उसका फ्लो है, प्रवाह है। प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है
वो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन पर लगी रोक के हटने से शुरू हुई। जैसा कि हमने देखा कि शुरू में जो गेट के जो प्रावधान आए और WTO की जो प्रावधान आए, तो उसके अंतर्गत सबसे पहली बात है कि व्यापार में खुलापन होना चाहिए। देशों के द्वारा कोई बाउंड्रीज या कोई लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए और जो विदेशी निवेश है उसके प्रति उदारता होनी चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। कहा भी जाता है कि आज हम एक भूमंडलीय गांव में रह रहे हैं। दूसरी हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन या उदारीकरण की। आज भूमंडलीकरण के साथ साथ विश्व के सभी भागों में कहीं तेज कहीं मंदी रफ्तार से आर्थिक उदारीकरण की लहर चल रही है। यह लहर सही मायने में तो 80-83 में समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के भ्रम जाल के टूटने के फलस्वरूप प्रारंभ हुई। उदारीकरण का अर्थ व्यापार हेतु कानूनी प्रतिबंधों में ढील देते हुए आयात और निर्यात को आसान बनाने से होता है। उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिससे देश के शासन तंत्र द्वारा अपनाए जा रहे लाइसेंस, नियंत्रण, टैरिफ, प्रशुल्क आदि प्रशासकीय अवरोधों को कम किया जाता है ताकि देश को आर्थिक विकास के मार्ग पर ले जाया जा सके। इसके प्रमुख जो डायमेंशंस हैं वो हैं औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली का अंत करना, आयात पर लगाए गए बाहरी प्रतिबंधों को हटाना, आयातों पर जो ड्यूटीज लगती है उनको कम करना और साथ ही साथ वित्तीय व्यवस्था में सुधार लाना। इसी प्रकार विदेशी निवेश पर लगे प्रतिबंधों में ढील देना और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रेखांकित क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोलना, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिस्पर्धी बनाना। अगर हम 1991 की बात करें तो हमारे देश में मनमोहन सरकार के साथ ही यह आर्थिक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और यही कारण है कि भारत में भी जो निजीकरण और भूमंडलीकरण पर बल दिया गया। लाइसेंस, परमिट, नौकरशाही, सब्सिडी आदि को जारी रखने के बजाय इनको यथासंभव कम करने पर जोर दिया जाने लगा। कुल मिलाकर आर्थिक सुधारों को बाजार मैत्रीपूर्ण, मार्केट फ्रेंडली कहा जा सकता है। इसमें प्रमुख आर्थिक निर्णय उद्यमकर्ता व बाजार पर छोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उदारीकरण और बाजार मैत्रीपूर्ण अर्थव्यवस्था के इस दौर में निजीकरण करना और संविदा पर निजी क्षेत्र को कार्य सौंपना बहुत ही उत्पादक और लाभदायक माना जाता है। अगर हम अपने राजस्थान की बात करें एट प्रेजेंट, तो बहुत सारी चीज़ें, या भारत की बात करें तो बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे निजीकरण की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति या निजीकरण को सौंपने की प्रवृत्ति पाई जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था या मार्केट इकोनॉमी की। दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती है, एक बंद अर्थव्यवस्था और एक खुली अर्थव्यवस्था या मुक्त अर्थव्यवस्था, हम ओपन मार्केट कह सकते हैं। बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किस चीज़ का उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, उनका वितरण किस में किया जाए, इसका निर्णय वहाँ की सरकार करती है। लेकिन जो बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था होती है, ओपन मार्केट होता है, उसके अंतर्गत उपभोक्ता रूपी नोट ही जो वो उसको एक एज अ वोट के रूप में यूज़ करता है, वही डिसाइड करता है कि किस चीज़ का उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए और उसका वितरण किस प्रकार किया जाए। तो हम कह सकते हैं कि पूंजीवाद की इस प्रणाली को, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उसमें उपभोक्ता ही सर्वे सर्वा होता है। तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का सिद्धांत और उसकी कार्य प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता रही है। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों ने पूंजीवाद के विरुद्ध एक बेहतर आर्थिक तंत्र के आधार पर साम्यवादी व्यवस्था का निर्माण का प्रयास तो किया, किंतु उनका जो प्रयत्न था या जो उनकी कोशिशें थी बहुत ही निराशाजनक रूप से असफल रही। और जब
रूस का अवसान हुआ तो सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों और पूर्वी यूरोप के देशों ने लोकतंत्र और मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर अपने कदम बढ़ाए। आज त्वरित आर्थिक विकास के लिए दुनिया के अधिकांश देशों ने पूंजीवादी मॉडल या बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था का सिद्धांत अपना लिया है। बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था की विशेषता है मुक्त व्यापार, अर्थात देयर इज नो बाउंडेशन ऑन द ट्रेड, खुली प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन। इसको हम अगर कहें तो जो खुली प्रतिस्पर्धा है, इसमें अगर इसकी अच्छाई है तो वो ये है कि कोई भी जो पूंजीवादी कोई भी जो शॉपकीपर है या जो भी दुकानदार है, जो भी निगम है, वह खुली प्रतियोगिता के द्वारा अच्छी से अच्छी व्यवस्था को वो करते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र समझौते होते हैं। स्वतंत्र रूप से बाजार तथा उपभोक्तावाद होता है। आर्थिक क्षेत्र में राज्य का कम से कम नियंत्रण और आदेशित अर्थव्यवस्था के स्थान पर निजीकरण का बढ़ता हुआ महत्व इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसी प्रकार से सूचना जो प्रौद्योगिकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, अगर हम देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी जो क्रांति है, संचार क्रांति जो है, उसकी वजह से एक नए युग की शुरुआत हुई है। 19वीं शताब्दी के टेलीग्राफ के आविष्कार के साथ ही सूचना की जो क्रांति है उसका सूत्रपात हुआ था। बाद में रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीफोन, सेल्युलर फ़ोन, कंप्यूटर, दूरसंचार उपग्रह, टेलीविज़न, इंटरनेट, वीडियो फ़ोन, प्रिंटर, मल्टीमीडिया, इन्होंने वर्तमान क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान किया है। इन सब में कंप्यूटर की सर्वाधिक भूमिका है। और आज अगर हम देखें तो इंटरनेट की बहुत ज़्यादा महत्ता इस क्षेत्र में है। सूचना युग में दूरसंचार, उपग्रह और कंप्यूटर विज्ञान के जो क्षेत्र में प्रगति की है वो बेमिसाल है। आज एक छोटे से कंप्यूटर का पूरा बटन दबाकर विश्व के किसी भी कोने में संपर्क कायम किया जा सकता है। एक छोटे से मोबाइल से न केवल संदेश वरन अति गोपनीय दस्तावेज की फोटोकॉपी जिस व्यक्ति को चाहे भेज सकते हैं। सूचनाओं का प्रसारण एक गांव से दूसरे गांव, एक जगह से दूसरी जगह होते होते अब संपूर्ण विश्व तक होने लगा है। और इस सूचना क्रांति ने पूरे विश्व को बहुत छोटा बना दिया है। आज की इस नई व्यवस्था में सूचना ही शक्ति है। सूचना पर जिसका नियंत्रण है वही शक्तिशाली है। आज विश्व में सूचना और समाचारों का वितरण संपन्न देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में है। सूचना क्रांति के फलस्वरूप विकसित देश विश्व में एक ऐसी सूचना और संचार व्यवस्था कायम करने में कामयाब रहे हैं जो विकासशील देशों की आवश्यकता के प्रतिरूप ही नहीं है, वरन एक तरफा मुक्त प्रवाह को और भी तेज कर दिया है और आर्थिक उपनिवेशवाद के साथ साथ सूचना और सांस्कृतिक उपनिवेशवाद को भी जन्म दिया है। ऐसा कहा जाता है कि आज की सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता इतनी घातक है कि वह संस्कृतियों के बीच कमजोर संस्कृतियों के लिए खतरा पैदा करती है। लोगों की प्राथमिकताओं को तोड़ मरोड़ रही है ताकि वे मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था के अनुसार अपने को ढाल सकें। और एज अ प्रैक्टिकल भी हम देखते हैं कि आज व्यक्ति के पास चाहे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो पैसा नहीं खर्च कर रहा है, लेकिन उसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी या जो नए नए विज्ञापन इनके माध्यम से दिखाए जाते हैं वो उसके लिए वो अवश्य खर्च करता है। धन्यवाद। कल हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे।